ऑपरेशन गंगा इसे नाम दिया गया है। गंगा यानी अविरल धारा इसकी चलती रहेगी। अभी जो 219 छात्र भारत पहुंचे हैं, स्वदेशी भारत पहुंचे हैं, लेकिन अभी एक बड़ा काम जारी है। करीब 16,000 और छात्रों को निकालना है। कैसे निकालना है, ये सारी कोशिशें चल रही है। विद्या हमारे साथ ठीक मुंबई एयरपोर्ट के बाहर से मौजूद है। विद्या, क्या वहां पर लोगों का जमावड़ा है? क्या जो घर वाले हैं जो आए हैं अपने अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए, क्या किसी से बात हुई? किस तरह की वहां पर स्थिति है इस समय? देखिए श्वेता, बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, परिवार के लोग। अभी भी आप देख लीजिए, ये महिला बदलापुर से आई है। अपनी बेटी जो फर्स्ट ईयर MBBS में इनकी बेटी है, इनकी स्टूडेंट। कितना समय लगा आपको? इंतजार कितने दिन तक करना पड़ा? 2 days continuously waiting because the children were in the bus for 48 hours. So we were a bit worried, but finally they reached and very happy. आप बदलापुर से रहने वाली हैं और अभी बेटी को लेके जाएंगे। घर परिवार में कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? अभी कैसे इंतजार? घर परिवार में है, ठीक है, सब वेट कर रहे हैं। सब बहुत, कल 2 दिन से रिश्तेदारों का फोन पे फोन, कैसी है, कभी आएगी, क्या हुआ, कहाँ पे आएगी, सब। फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हैं, उनकी माँ है, ये बदलापुर जो पास में वहीं पे रहती है। लेकिन मैं आपको श्वेता सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के बड़े झंडे लहरा रहे थे, साथ ही NCP के भी झंडे लहरा रहे थे। दोनों के बीच में इतना हंगामा, जब पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बीच में इतना हंगामा होना पड़ा कि यहाँ आप देख लीजिए, अभी तो बहुत शांति रूप से यहाँ पर अभी कर रहे हैं। देखिए पुलिस वाले भी अभी बात कर रहे हैं लोगों से, उनको पॉलिटिकल लीडर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं देख लीजिए यहाँ पे कांग्रेस और जो NCP है उनके भी लोग आए थे, बीजेपी के लोग, और जम के यहाँ पर एक दूसरे से ज्यादा ऊंची आवाज में वेलकम करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत हंगामा हुआ। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि दोनों पार्टी परिवार वाले होंगे, वो सबका शुक्रिया कर देंगे। कम से कम बच्चे घर तो लौट आए हैं। वो अधिकतर मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर। लेकिन क्यों निकलना तेजी से जरूरी है? वो इसीलिए जो कि युद्ध भूमि, उसके लिए आपको चलना होगा। युद्ध भूमि कहां पर? अभी धीरे धीरे पूरा जो केंद्र है वो पहुंचते जा रहा है। कहां? ये देखिए, पृथ्वी में हम जूम इन करते हुए पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के भी भीतर एक जगह जो है कीव। अब कीव को लेकर 2 तरह की रणनीति है। एक, रूसी सेना कीव को कब्जा कैसे करे, और यूक्रेन किस तरीके से कीव की रक्षा करे। सबसे पहले जनरल साहब, कीव पर कब्जे का जो प्लान है, किस तरीके से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, क्या चल रहा है वहां? देखिए, रूसी सेना पूरे उत्तर से और उत्तर वेस्ट से जो बढ़ रही है, और पूरा उत्तर ईस्ट से जो बढ़ रही है, और उसका पहला इरादा है कीव को आइसोलेट करना, ताकि कीव से बाहर से कीव में कोई किसी किस्म की मदद और ना दे सके यूक्रेनियन फोर्सेस। दूसरा उसका है कि कीव के अंदर जो भी एंटी एयरक्राफ्ट या एंटी टैंक वेपन सिस्टम्स हैं उनको स्प्रेस करना। तो उसके लिए जितना भी सैटेलाइट, जितनी भी इमेजरी, जितने भी एयर रैकी, जितने भी ग्राउंड फोर्सेस से इंफॉर्मेशन के तहत रशियंस ने उनको मार्क कर लिया है और उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि जो रशिया का एडवांस है उसमें ये जो एंटी टैंक वेपन्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं, ये डिसरप्ट ना करें। तीसरा रशिया की जो इसमें स्ट्रैटेजी होगी कि जो उसकी मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं और जो उसकी स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं, उनका तालमेल इस तरह से कि जहां पहले स्पेशलाइज्ड फोर्सेज को ड्रॉप कर दिया जाएगा, मैकेनाइज्ड फोर्सेज से मैरी अप करेंगी, एरिया को क्लियर करेंगी और फिर आगे बढ़ेंगी। उनका असली एम है जो सेंटर है, जहां पे की प्रेसिडेंशियल जो अपना। तो हम 2 इलाकों से दिखा रहे हैं जहां से रूसी टैंकों की कीव में एंट्री हो रही है। ये देखिए, चेरनीव और इवानकिव से 2 इलाकों से ये रूसी टैंक भीतर प्रवेश कर रहे हैं वहां पर कीव में। बिल्कुल। दूसरी जो कोशिश है सर, वो कीव को घेर कर 2 जो एयरपोर्ट्स उनके अहम है, उन दोनों एयरपोर्ट्स पर विंको शर्मा उसको कंट्रोल करना है। देखिए, जहां तक रूस की स्ट्रेटजी का सवाल है, अभी जनरल साहब बता रहे थे आपको, मैं बात करूंगा कि यूक्रेन किस तरह से। यूक्रेन का मैप अलग है। ये हम यहां पर 1 2 3 4 करके हम दिखा रहे हैं पहले कीव पर कब्जे की इसके लिए जो एयर असॉल्ट वाली जो पोजीशन है, जिसको कि वो मिसाइल से करें या हेलीकॉप्टर से अटैक, हेलीकॉप्टर से करें या फाइटर्स के थ्रू इस पर अटैक कर रहे हैं। इसके लिए
जो एयर असॉल्ट होगा उसमें सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि वो उनकी कितने एडी सिस्टम को रैप्चर करके, ताकि अट्रिशन रेट रशिया को ज्यादा नुकसान ना हो, और वहां ग्राउंड पोजीशंस के ऊपर वो आर्मी को इन कोऑर्डिनेशन सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से जहां ये सपोर्टिंग पोजीशन आती है तो बमबारी करनी पड़ेगी, मिसाइल्स के थ्रू करनी पड़ेगी और एयरक्राफ्ट के थ्रू। और कहीं पर भी अगर आपको अपने पैराट्रूपर्स उतारने होते हैं तो पहले आपको सिक्योर करना है उस इलाके में। अगर आप एयरफील्ड सिक्योर भी कर लोगे तो जो यहाँ पे एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनको पहले स्प्रेस करना जरूरी है। हो सकता है पहले वो ड्रॉप आ जाए, आप गिर जाए, लेकिन जब मेन बॉडी आए और उसको अगर आपने गिरा दिया तो एक एयरक्राफ्ट के अंदर आपके 300 पैराट्रूपर्स एक साथ कैजुअलिटी होते हैं। तो पहले इसको स्प्रेस करेंगे, एयरफील्ड्स को कैप्चर करेंगे, फिर एयरफील्ड्स पर मैकेनाइज्ड कॉलम्स जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, बीएमडी जो बीएमपी जैसे कॉलम्स हैं, फिर वो कॉलम्स लैंड करेंगे और जो ग्राउंड से ट्रूप्स जा रहे हैं उनके साथ मैरी अप करके फिर इस एरिया को वो। अच्छा, कभी भी दूसरे की जमीन पर जब आप किसी लड़ाई को ले जाते हैं तो उसे जीतने का तरीका क्या होता है वो रूस को कितना समझ में आता है पता नहीं। आज बालाकोट की एनिवर्सरी है और भारत से यह सबक जरूर सीखा जा सकता है, चाहे एक कन्वेंशनल वॉर हो, यानी कि 1971 का युद्ध जब भारत दूसरे देश की जमीन पर जाकर लड़ा था, या फिर हमारे 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, एक सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने किया उरी के बाद और दूसरा बालाकोट जो हमने किया, किस तरीके से वहां पर भारतीय ट्रूप्स ने किया, वो दुनिया के हर देश के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप अटैक कीजिए और लौटिए, बिल्कुल आप समय नहीं बिताइए। और आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए, पहले से आपके पास प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज गाइडेंस। और अब हम यूक्रेन का भी मैप यहां लगा दें कि यूक्रेन क्या करेगा। जी, यूक्रेन का जहां तक सवाल है, यूक्रेन ने अभी तक टैक्टिकल आधार पर जो पोजीशन 2 दिन यूक्रेन की ऑकवर्ड हो गई थी, यूक्रेन कमबैक कर रहा है। यूक्रेन में सबसे पहली पॉइंट यह है कि वहां के प्रेसिडेंट ने मॉरली और स्ट्रांग मैसेज देते हुए उनकी फोर्सेस का मोराल अप रखा है। नंबर 2, नाटो से हेल्प आना शुरू हो गया है, लेकिन वो ओपनली न करके कोवर्ट एक्शन में भी कर रहे हैं। आज यूएस के 3 फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर सीमा पर, यूक्रेन की सीमा पर देखे गए। इसका मतलब नाटो फोर्सेस कहीं ना कहीं पोलैंड की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से। और ये सारे के सारे लोग जो हैं नाटो फोर्सेस अब इन काइंड अम्युनिशंस भी पहुंचाने में लगी हुई है और $350 मिलियन का जो उनको हेल्प मिला है, उसके साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज ने हेल्पिंग हैंड बढ़ा दिया है। इसलिए फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब ये वॉर रशिया के लिए इतना आसान नहीं होगा, लंबा खिंचेगा।